पढ़ना है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, बाकी स्टूडेंट का वेट कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे? अभी तक सिर्फ 9 लोग आए हैं। Objective and student care at the end you will be able to define research proposal, describe purposes of writing research proposal, follow and complete the provided guidelines for writing research proposal. What is a research proposal? Research proposal होता क्या है? A research proposal is a written document specifying what the investigator proposes to study and is written before the project has commenced. स्पेसिफाई करता है कि करना क्या, स्टडी क्या करनी है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है और ये प्रोजेक्ट करने से पहले लिखा जाता है प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो स्पेसिफाई करता है कि इन्वेस्टिगेटर का पर्पस ऑफ स्टडी क्या है और ये प्रोजेक्ट होने से पहले लिखा जाता है।
पर्पज इसके क्या है? Research proposal is intended to convince others that you have a worthwhile research project and that you have the competence and the work plan to complete it. रिसर्च प्रपोजल है वो कन्विंस करते हैं लोगों को कि आप जो है एक सिग्निफिकेंट रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं और आपके पास इतने कॉम्पिटेंसी है कि इस वर्क प्लान को कंप्लीट कर सकें। The purpose of a proposal is to sell your ideas to the funding agency. This means that the investigator must convince the funding agency that और दूसरा इसका मकसद ये होता है कि अपने आइडिया को सेल करना फंडिंग एजेंसी के लिए। कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें फंडिंग चाहिए होती है तो प्रपोजल बना के देते हैं ताकि ग्रांट जो है वो अप्रूव हो जाए। The problem is significant and worthy of study. The technical approach is novel and likely to yield results. कि प्रॉब्लम जो है वो सिग्निफिकेंट है और स्टडी के लिए वर्थ सकती है और न्यू अप्रोच यूज की गई है रिसर्च के लिए। Investigator and his research team are the right group of individuals to carry out and accomplish the work described in the research proposal. और रिसर्च प्रपोजल में जो इन्वेस्टिगेटर्स की टीम है वो बिल्कुल सही लोग हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ये इसकी पर्पज है। डेफिनेशन में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। A research proposal is a written document specifying what the investigator proposes to study and is written before the project has commenced. एक written document है जो इन्वेस्टिगेटर बताता है कि वो क्या स्टडी करना चाह रहा है, उसका पर्पस बताता है और ये प्रोजेक्ट के लिखने से पहले प्रपोजल जो है वो लिखा जाता है। पहले प्रपोजल लिखा जाता है, उसको अप्रूव मिल जाता है, अप्रूवल तो मिले उसके बाद प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जाता है। प्रपोजल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, assumptions and hypotheses, scope and delimitation of the studies, limitations of the study, and definition of terms. अप्रूव जो है IRB करती है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या जिस फंडिंग एजेंसी से फंड लेना होता है वो अप्रूव करती है। तो इस तरह से अप्रूवल प्रपोजल के मिलने के बाद प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जाता है। और कोई क्वेश्चन?
फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में डिस्कस इस 4 रेलेवेंट आइडियाज, 4 रेलेवेंट आइडियाज जो है ना वो डिस्कस किए जाते हैं इंट्रोडक्शन में। टॉपिक, इम्पोर्टेंस, रीजन और पर्पस। टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर। Define and elaborate using methods of paragraph development like classification and giving examples. टॉपिक जो है उसको एलेबोरेट करता है, जो आपका इंट्रोडक्शन है, पैराग्राफ की फॉर्म में और उसकी एग्जांपल देता है। उसकी एग्जांपल्स हैं वो लिखी जाती हैं इसमें इंट्रोडक्शन में। इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, cite the role that the topic play in your life and the benefits you derive from it। तो इम्पोर्टेंस में आपने बताना है कि इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक आपके लिए क्या फायदा था, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिशियल है इसमें, एज अ नर्स आपको कितना फायदा होगा इस टॉपिक से, ये आपने इम्पोर्टेंस बतानी है इसकी। पेशेंट को क्या फायदा होगा और ओवरऑल सोसाइटी को क्या फायदा होगा टॉपिक से, ये इम्पोर्टेंस में बताया जाता है। क्या आ जाता है रीजन। रीजंस फॉर चूजिंग द टॉपिक। टॉपिक चूज करने के रीजन क्या है। एम्फसाइज व्हाट मोटिवेटेड यू टू चूज द टॉपिक। एम्फसाइज करता है कि क्या की वजह क्या थी कि आपने ये टॉपिक चूज किया, क्या मोटिवेशन थी, क्या जस्टिफिकेशन थी। तो रीजन में आपने जस्टिफिकेशन ऑफ योर स्टडी देनी है कि व्हाई यू चूज दिस टॉपिक। फिर आ जाता है पर्पस। पर्पस ऑफ द स्टडी डिस्कसेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो पर्पस जो है वो ऑब्जेक्टिव को बयान करता है। तो ये 4 चीजें जो है ये इंट्रोडक्शन में डिस्कस की जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल दी गई है इंट्रोडक्शन की, उसकी इसमें कंप्यूटर के बारे में कुछ बताया गया था इंट्रोडक्शन में। कंप्यूटर का सारी चीज़ें, कंप्यूटर की वेब बेस्ड एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। Background of the study जो है consists of statement on what led the investigator to launch the study। ऐसी स्टेटमेंट पे मुश्तमिल होता है जो हमें बताता है कि क्यों इन्वेस्टिगेटर ने जो है वो ये स्टडी स्टार्ट की। बैकग्राउंड में हम ये चीज़ें बताएंगे। May have been generated by some empirical observations, the need to explore the problem and some other relevant conditions। और एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रहा है या कुछ और रेलेवेंट कंडीशन थी कि जिसको ज़रूरत थी कि इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया जाए। मेरी आवाज़ आ रही है सबको।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ये बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन सेम ही चीज हो गया। इंट्रोडक्शन का ही पार्ट भी कुछ में बैकग्राउंड है, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट ही होता है। तो ये सेम ही है, जैसे इंट्रोडक्शन है वही बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। Describe clearly as possible the problem intended to be addressed and refer to the relevant literature in the field. जो है वो डिस्क्राइब करेगा कैसी प्रॉब्लम इंटेंडेड है और लिटरेचर से उसको जस्टिफाई करेगा। तो ये सेम चीज है, वही आपकी जो इंट्रोडक्शन में। It is an overview of factors which have led to the problem, comprise the problem, and historical significance relative to the प्रॉब्लम। तो ये फैक्टर को बताता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, रेलेवेंट टू दी प्रॉब्लम, ये सारी चीजें जो है ये बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी में बताई जाती है। नेक्स्ट आ गया स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। There should be a general statement of the whole problem followed by the specific questions or sub-problem into which the general population problem is broken up। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में या तो जनरल स्टेटमेंट दी जाती है और प्रॉब्लम की यहाँ पे उसको क्वेश्चन फॉर्म में जो है सब जो है ब्रोकन अप कर दिया जाता है और सब प्रॉब्लम बना दी जाती है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो है कि प्रॉब्लम क्या थी, ये स्टडी जो है ये टॉपिक क्यों आपने सेलेक्ट किया, उसकी रीजन। तो ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें आप, उन्होंने लिखा है स्टडी एम टू डिटरमिन द psychological effect of TV advertisement on whitening products to teenagers view. Specific questions that researchers aim to answer are the following: after watching TV advertisement on whitening products, teenagers or they use the product, or do teenagers think the whitening products are as effective as they like what they see on television? तो ये डिफरेंट जो थे यहाँ तो उसकी क्वेश्चन बना के सब प्रॉब्लम को उन्होंने देख लिया, ब्रोकन अप कर लिया, या फिर एक जनरल स्टेटमेंट बना दिया जाए कि प्रॉब्लम है क्या। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की। उसके बाद आ जाता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। This is the foundation of the research study. These are highly related theories and principles that were established and proven by authorities.
थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है उसमें हम थ्योरी के साथ जो है इसका लिंक देखते हैं, फिर इसको जो है वो बनाते हैं, इसमें या तो टेस्ट करते हैं या फिर जनरेट करते हैं। रेफर टू द सेट ऑफ इंटररेलेटेड कंस्ट्रक्ट, definition and prepositions that present a systematic view of phenomena। तो इसमें थ्योरी को जो है वो बयान किया जाता है और उसको रिलेट किया जाता है अपनी प्रॉब्लम के साथ। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ये करते हैं। Theoretical framework is an organized body that explains what has been done and what has been said on the topic or problem being investigated। तो theoretical framework बताता है कि थ्योरी को लेके कि क्या हो चुका है और एक्सप्लेन करता है क्या उनकी चीजें जो है वो होनी चाहिए। ये थ्योरी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है अपने टॉपिक के साथ। अभी तक क्लियर, सब समझ में आ गई है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम थ्योरी के साथ अपने टॉपिक को रिलेट करते हैं, हम थ्योरी को बताते हैं। इसमें व्हाट मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ थ्योरी, थ्योरी से क्या ऑब्टेन करना है, अपने कौन सी चीजें जो कि लिखनी चाहिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, वो है the name or names of authors of the theory must be taken included in the place and the time or year when he or she postulated such a principle or generalization। थ्योरी के ऑथर का नाम और उसका ईयर जब के वो थ्योरी बनी, ये चीज आपने लिखनी है। and the part or parts of the theory that are relevant to your study, और theory का वो part लिखने हैं जो कि आपकी स्टडी के साथ रिलेट कर रहे हैं। synthesis by relating to your findings, और उनको अपनी findings के साथ रिलेट करके लिखना है। तो ये कंप्यूटर का ही कुछ बताया हुआ है, कंपनीज के बारे में, स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन, इसको छोड़ते हैं आप। बस ये है थ्योरी का आपने याद रखना है कि उसके ऑथर का नाम लिखना है, ईयर लिखना है जब वो थ्योरी बनी, और वो वाले पार्ट बताने हैं जो कि आपके टॉपिक के साथ रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तक को समझ में आ गया।
वो डायग्राम रहने दें आप। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। A tentative explanation or theoretical explanation of the phenomena or problem serve as the basis for the formulation research hypothesis। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो कंसेप्ट हैं वो उनके डिफाइन किए जाते हैं। कंसिस्ट ऑफ द investigator's own position on a problem after his exposure to various theory and have bearing on the problem। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कंसेप्ट जो है वो प्रॉब्लम के जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। जैसे कि ये है, इसमें जो है पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया गया, फिर उनका आपस में रिलेशन देखा गया, इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर और फिर दोबारा से इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो कॉन्सेप्ट में हम इस तरह से डायग्राम बना के तो अपने वेरिएबल्स को एक्सप्लेन करते हैं कि उनका आपस में क्या इफेक्ट और क्या लिंक है। The conceptual framework becomes the central theme, the focus, the main thrust of the study. It serves as a guide in conducting investigations. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है वो सेंट्रल थीम होता है, फोकस होता है स्टडी का और सर्व करता है एज अ गाइड फॉर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन। Paradigm. A paradigm is a diagrammatic representation of a conceptual framework. It depicts in a more vivid way what the conceptual framework wants to convey. तो पैराडाइम जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की, जो कि शो करता है कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई ये। तो इस तरह से डायग्राम बना दी जाती है कॉन्सेप्ट्स की और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को डिफाइन किया जाता है, इसको कहते हैं पैराडाइम। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बाद आता है हाइपोथेसिस। Hypothesis is a tentative answer to a research question. It can be derived from the observation before the research is conducted. This is called inductive hypothesis, or from the theory this is called deductive hypothesis। यहाँ तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस बनाया जाता है, यहाँ पे थ्योरी से निकाला जाता है, तो उसको कहते हैं डिडक्टिव हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रेडिक्शन है, मे और मे नॉट दो तरह के होते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन जो हम प्रेडिक्ट करते हैं उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस यहाँ तो फिर अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाए जाते हैं, जिनको कहते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। यहाँ फिर थ्योरी से जनरेट किए जाते हैं, तो उनको कहते हैं डिडक्टिव हाइपोथेसिस। क्लियर, सबको समझ में आ गया हाइपोथेसिस?
अब एक काइंड ऑफ हाइपोथेसिस कितनी टाइप्स की होती हैं? Research hypotheses usually develop from experience, literature, or theory, or combination of these. This is the expected relationship between variables. रिसर्च हाइपोथेसिस जिसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं वो शो करता है कि उनमें वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है. Null hypothesis is the one that states no relationship between variables and the function is that the research tests the hypothesis statistically. और null hypothesis है वो शो करता है कि वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है और रिसर्चर जो है वो इसको स्टैटिस्टिकली टेस्ट करता है null hypothesis को. तो जिस hypothesis को स्टैटिस्टिकली टेस्ट किया जाता है वो होता है null hypothesis. Clear research hypothesis and null hypothesis. ओके उसके बाद आ जाता है स्कोप एंड डिलिमिटेशन. स्कोप एंड डिलिमिटेशन शुड इंक्लूड द फॉलोइंग. ये चीजें जो है वो स्कोप में आनी चाहिए. A brief statement of the general purpose of the study, the subject matter and topic studied and discussed, the locale of the study where the data were gathered or the entity to which the data belongs. जनरल पर्पस स्टडी का सब्जेक्ट मैटर और टॉपिक जो डिस्कस किए जाते हैं वो, और लोकेशन ऑफ द स्टडी का डाटा जो है वो कहाँ से गैदर करना है. ये चीजें जो है ना वो स्कोप और डिलिमिटेशन में आती हैं. The population or universe from which the respondent was selected. This must be large enough to make generalization significant. और पॉपुलेशन जहाँ से डाटा कलेक्ट करना है रिस्पोंडेंट का वो, और जहाँ पे जनरलाइज करना है फाइंडिंग्स को वो बताई जाती है इसमें. The period of the study, this is the time either months or years during which the data were gathered. और पीरियड ऑफ स्टडी का स्टडी जो है वो कितनी देर तक की गई है उसका टाइम लिखते हैं, उस मंथ या ईयर कितनी देर तक भी स्टडी चली वो स्कोप एंड लिमिटेशन में ये सारी चीजें बताती हैं. फिर आ जाता है लिमिटेशंस ऑफ दिस स्टडी. स्टडी की लिमिटेशंस क्या हैं?
include the weakness of the study beyond the control of the researcher. लिमिटेशन में जो है वो वीकनेस आ जाती है स्टडी की, जिसको कि रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता. The weaknesses spring out of the inaccuracies of the perception of the respondent, और weaknesses जो है वो respondent की perception जो inaccurate है उससे निकलती है. तो लिमिटेशन में मोस्टली वीकनेस आ जाती है स्टडी की, जो कि रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता. यही उसकी लिमिटेशन आती है स्टडी की. जैसे कि अगर आप स्टडी करोगे तो आपकी स्टडी की लिमिटेशन हो सकती है, सैम्पल साइज छोटा है, फंडिंग नहीं है, और इस तरह से बहुत सारी जो वीकनेस होंगी उसको हम कहेंगे लिमिटेशन. एग्जाम्पल है लिमिटेशन की कि स्मॉल साइज पॉपुलेशन इसने अटेंड की, इसीलिए जनरलाइज करना जो है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा. सेकंड था स्टूडेंट ओवरलोड वर्क टू सम एक्सटेंट माइट अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द कोरिलेशन. तो सेकंड उसने वीकनेस बताई है कि ओवरलोडेड है वर्क, जिसकी वजह से कोरिलेशन जो है वो इफेक्ट हुआ. तो इस तरह से जो भी चीजें हैं वो वीकनेसेस हैं वो सारी आपकी लिमिटेशन में आएगी. फाइनली वो कह रहा है स्लो नेटवर्क माइंड डिस्करेज पार्टिसिपेंट इंटरेस्ट एंड मोटिवेटिंग इन जॉइनिंग पीयर फीडबैक एक्टिविटी. तो स्लो इंटरनेट जो था वो भी इसका एक वीकनेस की लिमिटेशन थी सर्च की. तो इस टाइम में सारी चीज़ें जो वीकनेस में होंगी रिसर्च की वो लिमिटेशन में आ जाता है. हाँ, लॉस ऑफ फॉलो और बी जो है वो लिमिटेशन में आता है. ये आ जाता है वेरिएबल. Variable is the operationalized way in which the attribute is represented for further data processing. Value of each variable statistically varies across the variables domain, and basically a variable is any factor that can be controlled, changed or measured in an experiment. तो variable क्या है? Variable वो चीज़ है जो कि वेरी कर रही है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स वेरी कर रहे हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं. तो बेसिकली वेरिएबल कोई भी वो फैक्टर है जिसको कंट्रोल किया जाए, चेंज किया जाए और मेजर किया जाए इन एन एक्सपेरिमेंट, तो वो चीज़ जो है वो वेरिएबल कहलाती है. टाइप्स ऑफ वेरिएबल में अगर आए तो दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. Independent variable is the one condition that you change in an experiment, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं. और dependent variable is the variable that we observe and is the factor that is dependent on the statement of the independent variable. और dependent variable को आप observe और measure कर सकते हो, और ये depend कर रहा होता है independent variable के ऊपर, लेकिन चेंज सिर्फ आप independent variable को करते हो एक्सपेरिमेंट के अंदर. ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिर्फ ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हो, उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर. बाकी चले कल पढ़ लेंगे हम अटेंडेंस मार्क्स.
ये हम प्रपोजल राइटिंग पढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा 1 मिनट रह गया आप लोगों का बस। डबल डबल एनएस मत लगाया करें, सिर्फ एक ही बार लगाया करें। अल्लाह हाफिज।